अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। उम्मीद है आप खैर वाफियत से होंगे। आज हम अपने फर्स्ट डे ट्रेनिंग सेशन का प्रैक्टिकल स्टार्ट करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि आपको हमारे थ्योरेटिकल 30 मिनट के सेशन से बहुत नॉलेज आई होगी। आप एक आम बंदे की निस्बत टेक्स्ट को कुछ बेहतर तरीके से समझने के काबिल होंगे। उन चीज़ों को मैं रिवाइज करता चलूँ और उसके बाद हम प्रैक्टिकल की तरफ जाएंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया टैक्स होता है क्या है। टैक्स बेसिकली एक कंट्रीब्यूशन होती है जो कि हम अपनी गवर्नमेंट को देते हैं, या दुनिया के किसी भी कोने में हर स्टेट के जो इंडिविजुअल्स हैं या जो पर्सनस हैं वो अपनी गवर्नमेंट को कंट्रीब्यूशंस देते हैं, और उस कंट्रीब्यूशन को यूज़ करते हुए वो उनकी वेलफेयर के ऊपर काम करती है। इसी कॉन्सेप्ट को चलते हुए हमारा टैक्सेशन सिस्टम वजूद में आता है। और ये वजूद जो है अब से मौजूद नहीं है, या हम ये नहीं कह सकते कि इसको गोरों ने बनाया, या इसको फ्रेंच ने बनाया, या इसको लैटिन्स ने बनाया, या ये मुसलमानों के दौर में आया, या ये ईसाइयों के दौर में आया। इसके जो ट्रेसेस हैं वो हमें 3500 बीसी से मिलते हैं। हमारे पास ट्रेसेस मौजूद हैं कि दुनिया में सबसे पहले जो टैक्स है वो कुकिंग ऑयल पे लगा, इजिप्शियंस की तरफ से लगाया गया। क्योंकि जो कुकिंग ऑयल है या जो फ्राइड आइटम है वो उस वक्त की सबसे ज़्यादा लीड आइटम्स मानी जाती थी, या वो बिजनेसमैन जो थे उनको हर वो शख्स जो कुकिंग ऑयल का यूज़ करता था उसके ऊपर टैक्स लगाया जाता था। उसने अपनी सरकार को एक प्रोपोर्शनेट हिस्सा देना होता था टैक्स का। फिर उसके बाद चलते हुए मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान के अंदर जो है टैक्सेशन का जो सिस्टम है या जो उसका रेगुलेटर है वो एफबीआर है। एफबीआर जो है वो टैक्सेशन सिस्टम को रेगुलेट करता है, इसके मैटर्स को देखता है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसको देखती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसको लीड करती है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 जो है जिसके तहत हमारा टैक्सेशन सिस्टम जो है वजूद में आया। इससे पहले इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 1979 था जिसको रिपील करके इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 आया। उसके अंदर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के बाद हमारे पास रूल्स है इनकम टैक्स रूल्स 2002। हम अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए चलते, मैंने आपको बताया कि टैक्स पक उसके बाद आपको मैंने दो टाइप्स बताई टैक्स की, और ये बताया कि दुनिया के ऊपर टैक्स किन दो चीज़ों के ऊपर लगता है। टैक्स या तो गुड्स के ऊपर लगता है या सर्विसेज के ऊपर लगता है। टैक्स या तो आपसे डायरेक्ट लिया जाता है या इनडायरेक्ट लिया जाता है। डायरेक्ट टैक्स में आपका इनकम टैक्स प्रॉपर्टी टैक्स आ जाता है, और इनडायरेक्ट टैक्स में आपका सेल्स टैक्स वैट आ जाता है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि जब टैक्स फाइल करने के लिए आपने अपने क्लाइंट से क्या क्या चीज़ें पता करनी है। आपने उससे पता करना है कि उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, उसकी इनकम कहाँ से आ रही है, आया वो सैलरी से आ रही है या वो बिजनेस से आ रही है, आया क्या वो रेंटल इनकम है, एग्रीकल्चरल इनकम है, या फिर वो किसी किसी से इंटरेस्ट आ रहा है किसी अकाउंट से, या उसका कोई भी वट एवर सोर्स ऑफ इनकम है। उस सारी की सारी एक्सरसाइज को हमने जस्टिफाई करना होता है सेक्शन 114 की के अंदर। सेक्शन 114 जो है इनकम टैक्स का, मैंने आपको अपनी फर्स्ट प्रेजेंटेशन प्रैक्टिकल में आपको डीपली बताया, उसकी तरफ नहीं जाऊंगा। मैं जस्ट आपके प्रैक्टिकल्स की तरफ जाना चाह रहा हूँ। तो आपको बताता चलूँ कि गोशवारा जो होता है, रिटर्न जो होता है, लास्ट आपको उस क्लास सेशन में भी मैंने बताया कि सेक्शन 114 इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में हम सेक्शन 114 और 116 की कंप्लाइंस करते हुए अपनी एक साल की रिटर्न बताते हैं। सेक्शन 114 के अंदर जो है हर पर्सन्स की मैंने आपको डेफिनेशन बताई, आपको रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट का डिफरेंस बताया। इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने सेक्शन 114 में अपनी रिटर्न्स को, अपने इनकम को बताना होता है। और फिर अपनी आमदन के मुताबिक हमने अपनी वेल्थ स्टेटमेंट डिफाइन करनी होती है कि उस आमदन के ऊपर हमने कितनी वेल्थ ली, कितने एसेट्स बनाए, कितनी लाइबिलिटीज आई, कितना डेट आया, फ्ला ब्ला ब्ला चीज़ें। और उसके बाद हम आइए चलते हैं अपने प्रैक्टिकल सेशंस की तरफ। बगैर आपका टाइम वेस्ट किए, आप सबको आइडिया होगा कि पाकिस्तान के अंदर, और मैं बता भी चुका हूँ, पाकिस्तान के अंदर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक इदारा है जो कि आपसे आपकी इनकम के ऊपर टैक्स कलेक्ट करता है। तो इसकी रिटर्न कैसे फाइल होती है, इसके प्रैक्टिकल प्रोस्पेक्टिव क्या है, इसको करने से पहले अगर एक आम आदमी उसका फाइलर, अब इधर बहुत सारी चीज़ें होती हैं पाकिस्तान के अंदर क्योंकि एक डेवलपिंग कंट्री है। इसके अंदर हर बंदे का टैक्स टैक्स कलेक्शंस होती नहीं है। सरकार इस चीज़ से भी परेशान है। सरकार चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग टैक्स नेट में आए, उनको फाइलर बनाए। आप सुनते होंगे फाइलर के ऊपर कम टैक्स होगा, नॉन फाइलर के ऊपर ज़्यादा टैक्स होगा। डिफरेंट स्लैब्स हैं, नॉन फाइलर के ऊपर ज़्यादा स्लैब्स हैं।
तो एज ए कंसल्टेंट, एज एन एडवोकेट, मैं आपसे ये प्रेफर करूंगा कि आप खुद भी इनकम टैक्स के नेट में आए। इनकम टैक्स में नेट में आने का मकसद हरगिज़ ये नहीं होता कि आपने टैक्स देना है, बल्कि आपने अपनी आमदनी को जस्टिफाई करना है। एक बेहतर सिटीजन होने के नाते अगर आप एक अच्छी आमदनी कमा रहे हैं तो आपको उसके ऊपर टैक्स भी देना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें टैक्स देना पड़ेगा, जबकि ऐसा नहीं है। अगर आप किसी के पास एम्प्लॉयड हैं, काम कर रहे हैं, तो आपके ऊपर से टैक्स जो है आपका एम्प्लॉयर काट के आपको सैलरी देता है। आपने सिर्फ और सिर्फ उस टैक्स की जस्टिफिकेशन सरकार को देनी होती है। या अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, या आप कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, या आप कोई सर्विसेज दे रहे हैं, इसी तरह आपको नहीं पता लेकिन आप सरकार को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वे से टैक्सेस दे रहे हैं। इन सारे टैक्सेस को आपने जस्टिफाई अपनी रिटर्न में करना होता है। और वो कैसे करना है वो हम इस 5 डेज सेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम में सीखेंगे। आइए चलते हैं अपने प्रैक्टिकल्स की तरफ, और चलते हैं अपने FVR की वेबसाइट की तरफ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ आएगी और आप इससे फ़ायदा उठाएंगे। तो दोस्तों, आपके सामने एक ये गूगल की सर्च स्टार्ट हुई है जिसके ऊपर मैंने FBR आइरस 2.0 लिखा, और मेरे पास ये रिसर्च स्टार्ट आ गई। इसके ऊपर मैं क्या करूँगा, मैं इस लिंक को ओपन करूँगा, FBR आइरस की वेबसाइट को। आइरस, वो वैसे तो ये इनलैंड रेवेन्यू इंटीग्रेटेड सिस्टम को कहते हैं, लेकिन आइरस का जो मतलब है वो पुतली का मतलब है। आप देखेंगे दुनिया में हर टैक्सेशन सिस्टम में यूज हो रहा होता है आइरस। आइरस अगर आप देखेंगे कि ये जो आंख की जो पुतली होती है जो गोल गोल, इसको आइरस कहते हैं। इससे ये कॉन्सेप्ट लिया गया है, और इससे जो है ये आइरस का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है टैक्स की दुनिया में। तो जब हम FBR आइरस में आते हैं, हम हमारे पास बहुत सारे सवालात होते हैं कि हमें पता किस तरह चलेगा कि हम FBR में रजिस्टर्ड है या नहीं। अच्छा, पाकिस्तान में चूंकि काम मैनुअल भी चलता रहा है और फिर इंटीग्रेट होके इलेक्ट्रॉनिकली भी आ गया, तो बहुत सारे लोगों के बीच में जहन में सवाल आता है कि हमें पता किस तरह चले कि हमारा स्टेटस क्या है, हमें पता किस तरह चले हमारी रजिस्ट्रेशन हुई है या नहीं हुई। जब हम इसकी वेबसाइट पे आते हैं तो हमें ये कुछ इस तरह की चीज़ नज़र आती है। ये पोर्टल स्टार्ट होता है। पोर्टल स्टार्ट होने के बाद यहाँ पे हमें कैपिटल एसेट, वेरिफिकेशन, ई पेमेंट, टैक्स आसान, FBR मालूमात, हेल्प, क्लाइंट कॉन्टैक्ट, और फिर ये लॉगिन का जो है क्या कहते हैं पोर्टल सामने आता है। इसके अंदर हमें 3 चीज़ें मिलती हैं: लॉगिन, ई इनरोलमेंट, न्यू रजिस्ट्रेशन। फिर इसके बाद अगर हम नीचे चलते हैं, हमारे पास ये सेशन ये स्टार्ट हो जाता है एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट का और ये सारी चीज़ों का। उसके बाद हम नीचे आते हैं ई पेमेंट्स का, टैक्स आसान का, FBR मालूमात का। तो मेरे भाइयों, पहले तो आपने घबराना नहीं है इस चीज़ को ओपन करते हुए, क्योंकि ये एक हौसले वाला काम है और इसको समझने की ज़रूरत है। अगर आपने इसको समझ लिया तो आपके लिए एक तो टैक्स बचाना आपके लिए आसान हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि लिजिटिमेट आपके ऊपर टैक्स क्या है, और लिजिटिमेट टैक्स को पे करना ही एक अच्छे और पक्के शहरी का फ़र्ज़ है। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले ये जो टैब है इसे ओपनिंग टैब कहते हैं। इसके अंदर वो सारी चीज़ें हैं, जब मैं क्लिक करूंगा तो वो नीचे आ जाएंगी। इसके अंदर कैपिटल सेक्शन एसेट अंडर सेक्शन 7E का ये एक एडवांस लेवल की चीज़ है। 7E एक टैक्स है जो कि एसेट्स के ऊपर लगता है, प्राइमरीली प्रॉपर्टीज के ऊपर, जो कि 1% होता है, जिसकी हम डिटेल डिस्कशन आगे करेंगे। ये वेरिफिकेशन सेक्शन है जिसमें हमें पता चलेगा, आ जाता है ये ई पेमेंट्स का, कि हम अपने टैक्स के जो चालान है वो कैसे जनरेट कर सकते हैं। टैक्स आसान के अंदर एक कैलकुलेटर आ जाएगा। FBR मालूमात के अंदर ये पता चल जाएगा, पता चलता है कि हमने कितने इंटरनेशनल ट्रैवल्स किए एक साल के अंदर, हमने कितना टैक्स सरकार को दे चुके हैं। फिर ये एक हेल्प सेशन, क्लाइंट सेशन और कॉन्टैक्ट अस। तो इस चीज़ को हम आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि हमारे सामने ये एक चीज़ ओपन होती है जिसके अंदर रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड, फॉरगॉट पासवर्ड, लॉग इन, इनरोलमेंट, ड्यू रजिस्ट्रेशन, ये दो चीज़ें एक नहीं है। अगर एक बंदा जिसका कभी टैक्स से वास्ता ही नहीं रहा तो और वो आता है इधर, तो उसको सबसे पहले अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी वर्चुअली। तो हम जो है इस न्यू रजिस्ट्रेशन के टैब के ऊपर क्लिक करेंगे, और हम ये उसके अंदर इसको CNIC देंगे, उसका प्रीफिक्सेस लगाएंगे, मिस्टर मिसेस जो भी है, उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, उसका सर्विस प्रोवाइडर या वो जो भी सिम है। अच्छा, सिम के बारे में आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जब भी आप अपनी FBR को सिम दें तो आपने वो सिम देनी है जो आपके अपने थंब के ऊपर, यानी कि आपके खुद के CNIC के ऊपर रजिस्टर्ड हो।
और आपने जो नंबर स्टार्ट करना है वो 03 से स्टार्ट नहीं करना, बल्कि 0092 से स्टार्ट करना है। फिर अपना नंबर 2 दफ़ा देना है, कंफर्म करना है, अपनी मेल देनी है। फिर उसके बाद जो आ जाता है एड्रेस सेशन के ऊपर, आपने एड्रेस के ऊपर अपनी टाइप बतानी है कि आपका जो एड्रेस है वो एग्रीकल्चरल है, कमर्शियल है, इंडस्ट्रियलिस्ट है। ठीक है, अपनी इसको जस्टिफाई करने के बाद आपने इसकी फॉर्म बतानी है, आया वो घर है या वो लैंड है या वो किस तरह का एरिया है। फिर उसकी मेजरमेंट आपने बतानी है, क्या आया वो मरले में है, कनाल में है, फीट में है, स्क्वायर फीट में है। इसी तरह यूनिट नंबर, मिसाल के तौर पर आपका हाउस नंबर, आपकी स्ट्रीट, आपका एरिया। इधर से आपने सिटी पे क्लिक करना है, इधर से आपने अपने शहर को ढूंढना है। जैसे मिसाल के तौर पे इस्लामाबाद, इस्लामाबाद जैसे हम ओपन करेंगे, इस्लामाबाद रूरल, इस्लामाबाद अर्बन। जैसे इधर अगर हम कुछ डिस्ट्रिक्ट और तहसील दोनों आ जाते हैं, इधर हम गुजरात करते हैं, तो गुजरात के अंदर गुजरात, गुजरात, गुजरात खारियाँ, गुजरात सराय आलमगीर, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। अगर इसी तरह हम घोटकी करते हैं, तो जब हम घोटकी करेंगे तो घोटकी खास इस तरह हमने अपने डिस्ट्रिक्ट और तहसील के हिसाब से सिलेक्शन करनी है। उसके बाद हमने कैपेसिटी बतानी है कि आया हम ओनर है, टेनेंट है। अगर आप ओनर है तो ओनर पे क्लिक कर दें, अपनी परसेंटेज लिख दें जितनी भी है। अगर आपसे जस्टिफाई नहीं हो पा रही तो आप इसके ऊपर सिर्फ 1 भी लिख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्योंकि इसके ऊपर एक चेक लगा हुआ है, इस चेक को जस्टिफाई करने के लिए। उसके बाद आपने अपना इंटर कैप्चा देना है और इसको सबमिट कर देना है। जब आप सबमिट कर देंगे, 2 कोड्स विजिबल आ जाएंगे, बॉक्सेस आ जाएंगे, 2 कोड्स एफपीआर की तरफ से, एक आपके नंबर के ऊपर चला जाएगा, दूसरा आपकी ईमेल के ऊपर चला जाएगा। जब आप दोनों जो कोड्स हैं वो नीचे दिए हुए सेक्शंस पे, बॉक्सेस पे डाल देंगे, फिर आपको एक ओके का बटन आ जाएगा और आपके नंबर और जीमेल दोनों के ऊपर एक मैसेज आ जाएगा। वो मैसेज इस तरह का होगा कि जिसमें आपका यूज़र आईडी, रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका आईडी कार्ड नंबर होगा, एफपीआर की तरफ से आपको एक पासवर्ड मिल जाएगा और एफपीआर की तरफ से आपको पिन आ जाएगी। ये दोनों चीज़ें आपको मेल में भी आएंगी और नंबर में भी आएंगी। इसके बाद जो है हमने इसी प्रोसीजर को ओके करते हुए अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालेंगे और फिर हम लॉगिन हो जाएंगे। अच्छा, बहुत सारे लोगों के जहन में सवाल आएगा, सर न्यू रजिस्ट्रेशन तो उन लोगों के लिए है जो लोग नए आए हैं, लेकिन ये ई इनरोलमेंट क्या है? इलेक्ट्रॉनिकल इनरोलमेंट। इलेक्ट्रिकल इनरोलमेंट उन लोगों के लिए है जो लोग मैनुअली एफपीआर के अंदर रजिस्टर्ड हैं लेकिन इलेक्ट्रॉनिकली रजिस्टर्ड नहीं है। जैसे एफपीआर हर साल टैक्स नेट में लाने के लिए डिफरेंट बाज़ारों का, डिफरेंट जगहों का सर्वे करती है और उन सर्वे को कलेक्ट करके लोगों की इंफॉर्मेशन गैदर करती है और उस इंफॉर्मेशन को गैदर करने के बाद अपने सिस्टम के अंदर डाल देती है। यानी कि पहले मैनुअल एंट्री करती है और फिर अपने सिस्टम में डालती है। उस एंट्री को देखने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए, फिर जिन लोगों की मैनुअल एंट्री हुई हुई है उनको इलेक्ट्रॉनिकली शिफ्ट करने के लिए हम ई इनरोलमेंट करते हैं। ई इनरोलमेंट के प्रोसीजर में हमने सीएनआईसी नंबर देना होता है, तो नाम ऑटोमेटिकली आ जाता है, सर्विस प्रोवाइडर सिम का नेम। और इसी तरह जब हम जीमेल जस्टिफाई करेंगे, सबमिट करेंगे, तो आपके ऊपर आईडी, पासवर्ड और पिन आ जाएगा। तो इस तरह से आपकी इनरोलमेंट एफबीआर के अंदर हो जाएगी। एफबीआर के अंदर इनरोलमेंट होने के बाद जब आप लॉगिन करेंगे तो आपके पास इस तरह से एक इन आएगा। ये इधर आपने अपना ओल्ड पासवर्ड डालना है और इधर आपने न्यू पासवर्ड डालना है। न्यू पासवर्ड आपने जनरेट करना है, पहले ये चीज़ नहीं थी, अब ये चीज़ आ चुकी है। मिसाल के तौर पर एफबीआर ने आपको रैंडमली एक पासवर्ड दिया, वो आपका ओल्ड पासवर्ड हो जाएगा। और जो आपने नया पासवर्ड अपना जनरेट करना है वो आप इसको यहाँ पे करेंगे। तो उम्मीद है आपको अपनी रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर एफबीआर में पता चल गया होगा और आपको इससे बहुत फ़ायदा हुआ होगा। अच्छा, जो लोग एफईआर में रजिस्टर्ड हैं पहले से, उनको उनके टैक्स पेयर प्रोफाइल इंक्वायरी किस तरह होगी, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। कि बहुत सारे लोग कहते हैं यार मुझे मेरा एनटीएन नहीं पता, तो मैं अपने एनटीएन को कैसे जस्टिफाई करूं? तो उस चीज़ को ढूंढने के लिए बहुत ही आसान चीज़ है कि आपने टैक्स पेयर नीचे आना है, एफवीआर की वेबसाइट को, इसको नीचे स्क्रॉल करते हुए ऑनलाइन वेरिफिकेशंस के अंदर आपने टैक्स पेयर प्रोफाइल इनकम इंक्वायरी को तो देखना है। इधर आप सीएनआईसी पे आ जाएं, इधर आप कोई भी सीएनआईसी इसके ऊपर क्लिक कर दें। इधर ये आपने रिकैप्चा देना है और जब आप इस पे वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो इधर आप देख रहे हैं इनकम स्टेटस आपका मालूम हो जाएगा, आपकी जीमेल आ जाएगी, आपका नंबर आ जाएगा, आपका एड्रेस आ जाएगा
आपके आरटीओ का पता चल जाएगा और आपके इनकम टैक्स के स्टेटस का पता चल जाएगा। एक्टिव का मतलब है कि आप एक्टिव हैं और आपके रिटर्न्स जो हैं वो लॉफुली हो रही हैं। अगर आप इनएक्टिव हैं तो इसका मतलब कि आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं है। या अगर आप ब्लैंक है तो इसका मतलब, अगर इधर ब्लैंक आ जाता है तो इसका मतलब आपकी इनरोलमेंट ही नहीं है। तो दोस्तों ये एक जनरल व्यू था इनकम टैक्स की वेबसाइट का। आइए चलते हैं इसके। इसको हम कर लेते हैं ऐसे। जस्ट सेकंड। स्क्रीन शो हो रही है, आप सिर्फ और सिर्फ अपना हाथ इकट्ठा करें। आपको माइक बोलने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हैंड रेज करें अगर आपको स्क्रीन शो हो रही है तो। ठीक है। ये मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं। अभी 18 ईयर्स के हुए हैं, इन्होंने भी टेक्स्ट सीखने का चाह आया है, तो हमने अभी बैठे बैठे इनकी एक आईडी जनरेट की थी। तो इनके हम मेन पोर्टल के ऊपर आ गए हैं। जब हम मेन पोर्टल के ऊपर आईडी पासवर्ड डालेंगे, यानी कि जो टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आपको जो पासवर्ड मिलता है, उसके बाद हमने न्यू पासवर्ड जनरेट करेंगे। और उस न्यू पासवर्ड को जब हम अपने FBR आइरस के अंदर डालेंगे तो आपके सामने ये बड़ी सी स्क्रीन, ये पोर्टल लॉगिन हो गया है। इसके अंदर आप ये चीज़ें देख रहे होंगे आपके सामने। ये जो टैब है, सबसे ऊपर वाला टैब, ये आपका एंड तक जाता है। इसके आज जो, क्योंकि इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इन चीज़ों के ऊपर है क्या। अब मिसाल के तौर पे ये रजिस्ट्रेशन है, तो रजिस्ट्रेशन के अंदर हमने बताना होता है, हमने रजिस्ट्रेशन करनी होती है अपनी। मिसाल के तौर पे मैं क्या बिजनेस कर रहा हूँ, तो उस बिजनेस को करने के लिए ये 181 फॉर्म है, हम उसको रजिस्टर्ड करेंगे। अगर मैंने कोई बिजनेस मॉडिफाइड किया है तो उसमें इसमें आएंगे। अगर वॉलेंट्रली सेल्स टैक्स मैंने लिया है 14(1) की जस्टिफिकेशन वहाँ पे करूँगा। अगर मैं बिल्डर या डेवलपर हूँ तो मैं ये वाला फॉर्म फिलअप करूँगा। और अगर मैंने कोई रिटर्न फाइल करनी है तो मैं इधर डिक्लेरेशन में आके रिटर्न स्टेटमेंट रिवाइज के अंदर आके इंडिपेंडेंट नॉर्मल रिटर्न। आज चूंकि जस्ट सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, तो आपने सिर्फ पोर्टल को देखना है, चीज़ों को ऑब्जर्व करना है और चीज़ों को अब्जॉर्ब करने की कोशिश करनी है। तो आप देखेंगे रजिस्ट्रेशन है, डिक्लेरेशन है, एसेट डिक्लेरेशन है, रेक्टिफिकेशन है, अपील है, रिफंड है, DNFBP है, विद होल्डिंग है, पेमेंट है, जुरिस्डिक्शन, सेल्स टैक्स, IRMS, इनवॉइस मैनेजमेंट और MIS। नीचे आपको आपकी आईडी के नीचे इधर प्रोफाइल, चेंज पासवर्ड, पिन, रजिस्ट्रेशन न्यू, सर्टिफिकेट और कंप्लेंट्स। यानी कि आपने टैक्स की जितनी भी कंप्लाइंस करनी है डिपार्टमेंट के साथ, FBR के साथ, वो सब की सब ऑनलाइन है। आया वो रिटर्न हो, आया वो अपील हो, आया वो स्टेटमेंट हो, आया वो कोई फॉर्म रजिस्ट्रेशन करना हो, आया वो रिफंड लेना हो, आया एडवांस टैक्स से रिलेशन रिलेटेड हो, आया जुरिस्डिक्शन चेंज करनी हो, सेल्स टैक्स के मैटर हो। ठीक है। आपने कोई सर्टिफिकेट लेना है अपना NTN का, अपनी रजिस्ट्रेशन का, वो सब का सब, हर चीज़ ऑनलाइन आपको अवेलेबल है FBR की तरफ से। सिर्फ और सिर्फ आपको अपने दिमाग को खोलना होगा और इसको करना होगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपनी वीडियो को ज़रा ऑफ कर दें, सिर्फ और सिर्फ जो है इस पे फोकस करें। अच्छा, जब हम इधर आ जाते हैं इस पोर्टल के बाद, तो आप इधर देखेंगे कि इस जगह पे प्रोफाइल के नीचे आप अपनी प्रोफाइल को अपडेट भी कर सकते हैं, मैनेज भी कर सकते हैं, अपने पासवर्ड को भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से, पिन को भी चेंज कर सकते हैं, अपनी डिवाइस रजिस्टर्ड भी कर सकते हैं। और अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए अपनी रजिस्ट्रेशन का, जैसे ये हमारे बहुत प्यारे दोस्त हैं, इनकी हमने अभी रजिस्ट्रेशन की है, तो जब मैं रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करूँगा तो इनकी रजिस्ट्रेशन का, नॉमिनल रजिस्ट्रेशन का एक प्रोसीजर PDF फाइल जो है वो सेव हो जाएगी डाउनलोड्स के अंदर।
चूंकि आई थिंक मीटिंग इन स्टार्ट है, तो इसलिए सिस्टम जो है इसको थोड़ा उसमें ले रहा है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपकी जस्टिफाई कर दूं, जब आप इन चीज़ों की तरफ आते हैं, टैक्स की तरफ आते हैं, बहुत सारे मेरे दोस्त, बहुत सारे मेरे कुलीग्स मुझसे कहते हैं कि शेख साहब, आप रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, या आप किन चीज़ों के ऊपर रिलाई करके टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे होते हैं। वैसे तो मैंने चीज़ें अपने थियोरेटिकल प्रोसेस में समझा दी हैं, लेकिन अगर फिर भी आप चाहते हैं कि आपको चीज़ों का पता चले, आप इसके ऊपर आएंगे, तो फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर जब आप रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के ऊपर क्लिक करते हैं, तो इधर आपके पास चीज़ें एक बार सी ओपन हो जाएगी, जिसमें वो आपको बताएगा कि अगर सिर्फ और सिर्फ आप सैलरीड पर्सन है तो आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। अकाउंट स्टेटमेंट की, ठीक है, आपके डिडक्शन सर्टिफिकेट की जो आपके एम्प्लॉयर ने की है। मिसाल के तौर पर अगर आप सरकारी मुलाजिम हैं या आप किसी भी कंपनी के मुलाजिम हैं, तो कंपनी को सरकार जो है वो ये इंस्ट्रक्शंस देती है कि अगर वो कंपनी किसी को 35,000 से ऊपर की सैलरी दे रही है तो उसका टैक्स डिडक्ट करके देगी। तो आपका सैलरी स्लिप का होना बहुत ज़रूरी है। आप जो बैंक अकाउंट यूज़ कर रहे हैं उनका होना बहुत ज़रूरी है। आपके यूटिलिटी बिल्स, आपको इस चीज़ का आइडिया नहीं होगा कि आपके यूटिलिटी बिल्स के अंदर भी आपसे टैक्स डिडक्ट कर लिया जाता है, लेकिन बहुत सारे लोग इस चीज़ से लाइल्म है। आपने वो भी सरकार को बताना होता है कि जनाब मैं ये टैक्स दे चुका हूँ, ठीक है, और अपने एसेट्स को आपने जस्टिफाई करना होता है। अच्छा, फिर इधर एक एफपीआर मालूमात का सेशन है। ये वो सेशन है जब हम आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप एक दूसरे पेज पर ओपन हो जाएंगे। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये एक समझ लें, आपको पता चल जाएगा कि आपके ऊपर डिफरेंट राह में, जैसे क्रेडिट कार्ड के ऊपर आपने कितना टैक्स दिया वो इधर आ जाएगा। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी सेल परचेज की है तो उसका रिकॉर्ड यहाँ पे आ जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर सिस्टम ये इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा है और बहुत सारी चीज़ें इनलाइन हो भी चुकी हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं ऑन इंटरनेट पर अवेलेबल हैं। तो सरकार ने इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए बहुत अच्छा सिस्टम, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हमें प्रोवाइड किया है। आप देखेंगे मिसाल के तौर पर आपने कोई एजुकेशनल एक्सपेंस की है, अपनी यूनिवर्सिटी की फ़ीस दी है, उस फीस के ऊपर भी आपसे टैक्स लिया जाता है, और वो टैक्स जो है आप अपनी रिटर्न में जस्टिफाई कर सकते हैं। आपकी व्हीकल का कोई टोकन टैक्स हो गया, आपने कोई विद होल्डिंग टैक्स दिया है, या आपने कोई इंटरनेशनल ट्रैवल किया है टिकट्स के ऊपर, या बैंक विड्रॉवल के ऊपर। अब तो ये आ रहा है कि आपने अगर 1 लाख रुपए की विड्रॉवल की है तो उसके ऊपर एक टैक्स रेट लगेगा। इसी तरह चीज़ें जस्टिफाई होती हैं, तो यहाँ से भी आप अपने जो है पूरे साल की आमदनी का डाटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद फाइल योर विद होल्डिंग स्टेटमेंट। विद होल्डिंग स्टेटमेंट जो है हर 3 महीने के बाद जाती है, ठीक है, क्वार्टरली बेसिस पे होती है। इसके बारे में मैं आपको अपने थर्ड या फोर्थ लेक्चर में बताऊंगा कि विद होल्डिंग स्टेटमेंट्स होती क्या हैं। फिर इसी तरह सेल्स टैक्स रिटर्न के बारे में हम मैं आपको, चूंकि हमारा ये सब्जेक्ट इनकम टैक्स का है तो इसलिए हम इनकम टैक्स तक रहेंगे। अगर हमें वक्त मिला तो हम सेल्स टैक्स को डिस्कस करेंगे। इसी तरह यहाँ से क्रिएट योर ई पेमेंट चालान। हम मिसाल के तौर पर मेरे ऊपर 15,000 रुपये का टैक्स बनता है। मैंने 1 करोड़ की आमदनी की है, सरकार कहती है आपने 30,000 रुपये टैक्स देना है। तो वो जो टैक्स है, जब मैं अपनी रिटर्न फाइल कर रहा हूँ वहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आएगा कि मैं जनरेट कर सकता हूँ, और मैं वहाँ से भी जनरेट कर सकता हूँ, और मैं यहाँ से भी क्लिक करके कर सकता हूँ अपने पे जनरेट ई पेमेंट। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा आप देखेंगे आप मेरे सामने ये टैब ओपन हो गया है। इसके ऊपर मैं कहता हूँ कि इस लेफ्ट साइड वाले टैब के ऊपर मुझे इनकम टैक्स का चालान बनाना है, मिस का चालान बनाना है। तो इधर इनकम टैक्स पेमेंट के अंदर मैं आ जाता हूँ। इधर मुझे 182 के अंदर, क्योंकि मैं लेट फाइलर हूँ, एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आना है, तो मुझे वो चालान देना है। टैक्स ईयर सिर्फ इधर 2024 का आएगा या 23 का आएगा। आपने हमेशा 2024 को देखना है, क्योंकि 25 की रिटर्न आप इस साल आपने जमा करवानी है अपनी। इस पे आऊँगा, अमाउंट को लिखूंगा 1,000, और फिर मैं यहाँ से इसको सबमिट कर दूंगा। जब मैं सबमिट कर दूंगा मेरे पास एक टैब ओपन होगी, उसको मैं प्रिंट करूंगा तो मेरे पास अब मेरा जो चालान है वो डाउनलोड हो जाएगा। इसी तरीके से नीचे चलते हैं अपने एफवीआर के मेन पोर्टल की तरफ। आप इधर देखेंगे कि इधर अगर मैं इधर रजिस्ट्रेशन की तरफ आऊँ, 181 की वॉलंटरीली रजिस्ट्रेशन करूँ, तो इधर एक चीज़ स्टार्ट आ जाती है, नेम।
तो जब मैं नेम की तरफ आऊँगा रजिस्ट्रेशन करते हुए, क्योंकि ये जो हमारे दोस्त हैं ये ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, कैप्सटाउन, इनका इधर बिजनेस नेम आ जाएगा, इसको मैं कंटिन्यू करूँगा। चूंकि बहुत सारी चीज़ें जो है अभी इन्होंने मुझसे टेक्स्ट भी किया है कि आप मेरी जो है चीज़ों को थोड़ा सा प्रिविलेज में रखें, तो इस वजह से मैं, अच्छा, 181 की कंप्लाइंस और फिर आगे उसके रिटर्न की कंप्लाइंस जो है उसको हम कल के सेशन में डिस्कस करेंगे। टैक्सेबल इनकम क्या होती है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो अभी इस चीज़ को ख़त्म करते हुए हम अपनी मीटिंग की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप वन बाय वन क्वेश्चन करेंगे, ज़्यादा बकरा मंडी वाला काम नहीं करेंगे, एक एक करके प्रोफेशनल होने का सबूत देंगे। और क्वेश्चनियर की तरफ चलते हैं, मैं आप सब लोगों को ओपन कर देता हूँ क्वेश्चनियर्स के लिए। हम्म, हम्म, जी मोइस, क्या क्वेश्चन है आपका? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वाले वालेकुम सर, एम आई ऑडिबल? जी सर मोइस, आवाज आ रही है? जी जी आवाज़ सर आ मेरा रही है, आप क्वेश्चन ये पूछें। है। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि एज अ स्टूडेंट, एक स्टूडेंट के पास कोई एसेट नहीं होता इतना खास। उसके जितने भी एसेट्स वो यूज कर रहा होता है वो उसके पेरेंट्स के होते हैं। तो उसको जो है फाइलर बनने की जरूरत है या नहीं है? और दूसरा क्वेश्चन ये है मेरा कि अगर हम सिर्फ रजिस्ट्रेशन करवा दें तो एफपीआर हमसे जो है वो टैक्स कंडक्ट करने की हमें पाबंद करती है या नहीं? नहीं कुछ ब्रदर, पहले तो आप ये चीज़ जस्टिफाई देखे करें कि आप अगर स्टूडेंट है ना तो आपने अपनी रिटर्न भी स्टूडेंट वाली ही फाइल करनी है। देखो, आपकी कोई रिटर्न इनकम तो है नहीं, आपने सिर्फ और सिर्फ एक नॉर्मल पेज इनकम टैक्स का स्टार्ट करना है, 114 की रिटर्न आपने उसको ब्लैंक छोड़ देना है। जब आप अपनी वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर आएंगे, उधर आता है कंट्रीब्यूशन फ्रॉम फैमिली मेंबर्स, आपने उसके ऊपर लिख देना है, मिसाल के तौर पर साल में मुझे 5 लाख रुपया मेरी फैमिली की तरफ से मिला, 2 लाख रुपए मैंने फीस दे दिया, 1 लाख रुपया मैंने रेंट दे दिया, 1 लाख रुपया मैंने मिसलेनियस एक्सपेंस कर लिया, मैंने क्लबिंग कर ली। आपने सिर्फ और सिर्फ उस इनकम को जस्टिफाई करना है। और अगर आप स्टूडेंट हैं और आपने अपनी रिटर्न फाइल कर दी है, तो सरकार आपके ऊपर कोई टैक्स लाइबिलिटी चार्ज नहीं करती। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन आपका? सर अगर फिर इस हिसाब से जो फाइलर है उसके पास तो सर होना चाहिए, कोई लैंड होनी चाहिए, 1300 सीसी के 1000 सीसी से ज्यादा उसकी गाड़ी होनी चाहिए। तो ये चीजें तो फॉलो ही नहीं करती हैं एज अ स्टूडेंट। तो हम कैसे फाइलर हो सकते हैं? आप क्यों नहीं फाइलर हो सकते? हर वो बंदा जो 18 ईयर्स का है, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड रखता है, ही मस्ट बी एन एक्टिव टैक्स पेयर। आप यहाँ से समझे ना, सरकार आपसे ये नहीं कहती कि आपने फाइलर होने के बाद टैक्स ही टैक्स देना है। सरकार आपसे ये कहती है कि जब आप फाइलर हो जाते हैं, आपने सिर्फ अपनी आमदनी का प्रूफ देना है और आपने अपनी आमदनी को जस्टिफाई करना है। एज ए सिटीजन, अगर आपकी आमदनी अच्छी है तो आप सरकार को टैक्स भी दें, और अगर आपकी आमदनी अच्छी है तो सरकार आपसे किसी ना किसी बहाने से टैक्स ले लेती है, आपने उसको जस्टिफाई करना होता है। जी। ओके सर। और थैंक किसी यू सो दोस्त मच। का कोई क्वेश्चन हो? आई थिंक और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, तो हम इस मीटिंग को यहीं पे एंड करते हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। इंशाल्लाह फिर सर, बात होगी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर ये आउटलाइन शेयर हो सकता है कि मतलब डेली बेस पे हमें पता चले कि आज इस चीज़ का लेक्चर होगा, आज इस चीज़ का लेक्चर होगा, इस तरह सर जो आउटलाइन जो है। जी जी बिल्कुल, आपको आउटलाइन शेयर कर दी जाएगी ग्रुप्स के अंदर, तो आप बिल्कुल भी फिक्र मत करें। और इस चीज़ को हम, हो सकता है कि आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी दे दें, लेकिन ये आपकी पार्टिसिपेशन के ऊपर है। जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस पूछेंगे, जितना ज़्यादा अच्छा फीडबैक आएगा, उतना ज़्यादा, क्योंकि क्वेश्चन करने से आपके डाउट्स क्लियर होंगे। क्योंकि क्वेश्चन वो ऐसी चीज़ है जिसको जहन में नहीं रखना चाहिए, आपको पूछना चाहिए, जस्टिफाई करना चाहिए। जी। और कोई? सर मेरा एक और क्वेश्चन है। जी मोइस।
सर जब हम ये न्यू रजिस्ट्रेशन करते हैं, जब हम अपनी सारी इंफॉर्मेशन देते हैं, ओटीपी आ जाता है, ईमेल और नंबर वेरीफाई हो जाता है, उसके बाद हमें कोई चार्जेस वगैरह देने होते हैं एफबीआर को? कुछ भी नहीं देना होता आपने एफवीआर को तो कुछ सर पे नहीं करना होता। लेकिन एक चीज़ मैं आपको इधर जस्टिफाई कर दूं, तो जब आप अपनी पहली रिटर्न देते हैं ना, मिसाल के तौर पर अभी 2025 की रिटर्न का सेशन स्टार्ट हो चुका है, या कम जुलाई से, लेकिन अभी 15 जुलाई से ऑनवर्ड जो है रिटर्न जाएंगी। आपने 2024 की अपनी रिटर्न फाइल करनी होगी, उसके साथ आपने एक चालान जमा कराना होगा 1,000 रुपये का, एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट का। अभी आपने देखा होगा मैंने आपको चालान जनरेट करना भी सिखाया है, एटीएल का, वो इसी वजह से सिखाया है। जब आप वो पेमेंट कर देते हैं सरकार को, तो विद इन 8 आवर्स आपका जो स्टेटस है एक्टिव का, वो फाइलर बन जाता है। जी। इसके बाद तो जी सर फिर जी जी, तो सर जब हम वो 1000 रुपीज हम पे कर देंगे, उसके बाद अब मेरी इनकम तो 6 लाख से ज्यादा नहीं है, क्योंकि मैं तो जॉब कर ही नहीं रहा, मैं तो स्टूडेंट हूँ, मैं तो घर वालों पे रिलाय कर रहा हूँ। तो मतलब मुझे फिर फर्दर आगे सिर्फ वो अपनी रिटर्न इनकम बस सबमिट करवानी है, कोई दोबारा वो एफबीआर मुझे टैक्स तो नहीं ना देगी कि आपने नहीं, टैक्स पे करना है? कुछ भी नहीं आपने देना। ये जो आप एटीएल का चालान दे रहे हो ना, 182(2) का, वो भी सिर्फ आप इस वजह से दे रहे हो कि आपने लेट फाइलिंग की है। ये आपके ऊपर टैक्स नहीं है। ठीक हो गया। ओके सर, थैंक यू सो मच। जी जैनब, आप बोले। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर मेरा सलाम। क्वेश्चन ये है कि अगर एक बंदा है वो 183 डेज से कम रहता है पाकिस्तान में एक साल में, फिर वो दूसरे साल में भी ऐसे ही रहता है ना 183 डेज से, तो वो क्या टैक्स के लिए लायबल होगा? देखें, इधर आपने फिर अपने क्लाइंट से या खुद कोई भी पर्सन है उससे आपने ये जस्टिफाई करना है कि क्या वो पाकिस्तान के अंदर उसका कोई सोर्स ऑफ इनकम है या नहीं है। वैसे तो दोनों सूरतों में वो जो है बंदा, अगर वो पाकिस्तान में 183 डेज के अंदर नहीं रह रहा, तो उसने अपनी रिटर्न जस्टिफाई करनी है। अब बहुत सारे लोग होते हैं जो बाहर के मुल्क, हमारे मजदूर तबका लोग काम कर रहे होते हैं, लेकिन इधर पाकिस्तान में सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता। लेकिन अगर उन्होंने अपनी कोई पेमेंट्स लीगल चैनल के थ्रू भेजनी होती है, तो उनको फाइलर होना ज़रूरी है। तो उसकी रिटर्न का प्रोसीजर और है। अगर एक शख्स पाकिस्तान के अंदर भी बिजनेस कर रहा है, बाहर वो भी रह रहा है, तो उसको वो भी देना पड़ेगा। अच्छा, जब आप नॉन रेजिडेंट पर्सन होते हैं ना, तो आपने ट्रीटीज को भी देखना होता है। जैसे मिसाल के तौर पे हमारी यूएई के साथ ट्रीटी है, अगर एक बंदा अपनी आमदनी के ऊपर यूएई में टैक्स दे रहा है, तो वो पाकिस्तान में नहीं देगा। तो इसी तरह बहुत सारी कंट्रीज है जिनके साथ हमारी ट्रीटीज हैं, तो इस चीज़ को देखना होता है। जी जैनब, क्लियर हुआ आपका क्वेश्चन? सर हमने कुछ इस तरह से पढ़ा था ना कि अगर कोई बंदा 183 डेज से कम रहता है ना, तो वो उसके जो 3 साल की मतलब डेज कैलकुलेट करके कुछ इस तरह से था कि फिर नहीं, वो टैक्स के लिए लायबल होगा। नहीं तो ये जैनब, थोड़ा सा क्लियर कर दें। आप सेक्शन 82 को 81 को फिर से पढ़ें। ठीक है, सेक्शन 81 को पढ़ें, और मैं ग्रुप की चैट को ओपन करूंगा। आपने फिर सेक्शन 81 सबको समझाना है, सेक्शन 81 क्या कहता है नॉन रेजिडेंट पर्सन के बारे में। और आपने कभी भी 3 साल की रिटर्न इकट्ठी नहीं देनी होती, आपने हर साल रिटर्न जमा करानी होती है। आपने इनकम, सोर्स ऑफ इनकम पाकिस्तान में है या नहीं, आपने अपनी वेल्थ स्टेटमेंट को, बेसिकली आपने जो सरकार आपसे जस्ट मांग रही होती है, वो आपसे वेल्थ स्टेटमेंट मांग रही होती है, आपने उसको अलाइन करना होता है। हर साल आपके एसेट्स में कितना इन हुआ, कितना आउट हुआ। आई थिंक आपका ओके हो गया, तो अरसलान आप बोले। जी अरसलान। बहुत सारे लोगों का। जी जी। अरसलान, हाशिम, इन्होंने हैंड रेज किया। आपके क्या क्वेश्चंस हैं? स्पीकर ऑफ करें। अच्छा, बहुत अस्सलाम सारे। वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर जब हम किसी की रिटर्न फाइल कर देते हैं, उसमें उसकी हम इनकम 6 लाख से कम लिखते हैं ना, यानी उसको टैक्स ना लगे, तो कल को जब वो कोई चीज़ परचेज करने जाता है, कोई बेनिफिट, यानी वो फाइलर होने का बेनिफिट लेना चाह रहा है अच्छा प्लॉट हाशिम, खरीदने पे आपको या मैं किसी की। यहाँ पे कट करूंगा क्योंकि हमारा सेशन 30 मिनट्स का था। जूम का टाइम आउट हो जाता जी है। मैं व्हाट्सएप का जो ग्रुप है वो ओपन करता हूँ, और वहाँ पे जो है हम एक सेशन रख लेते हैं। आप अपने क्वेश्चंस पुट अप कर दें, तो आपको इन डिटेल उसमें आपके क्वेश्चंस के सोल्यूशन मिल जाएगा। तो आई थिंक इस क्वेश्चन सेशन को हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। तो और इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप अपने ग्रुप में ऐड कर दें। आपके क्वेश्चंस को फर्स्ट जी प्रायोरिटी देते हुए उनका आंसर आपको मिलेगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। जी ठीक है। ओके सर, ओके।